नमस्कार, द फॉलो अप के फेसबुक लाइव में आप सबों का बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों का गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं गणतंत्र दिवस की। कल रिपब्लिक डे है और आज झारखंड में दो बड़ी खबरें जो हैं हुई हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे हम और उस पर बातें करेंगे। पहले तो आप हेडिंग देखकर ही समझ गए होंगे कि आरपीएन सिंह की चर्चा करने जा रहे हैं हम और जेपीएससी की। दोनों बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत अहम मुद्दा। आरपीएन सिंह का मुद्दा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि झारखंड से उनका गहरा ताल्लुक रहा है। लंबे समय तक उन्होंने झारखंड में कांग्रेस प्रभारी के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है और आज जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। झारखंड की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि चूंकि उनका एक कदावर नेता रहे हैं आरपीएन सिंह, बड़ा चेहरा रहे हैं, तो उनका बहुत ज्यादा विधायकों के बीच यानी कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ज्यादा उनकी पकड़ रही है। लोग उनकी बातें जो हैं बहुत ज्यादा सुनते हैं। ऐसे में झारखंड की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए हम संजय रंजन के पास है, उनसे बातें करते हैं क्योंकि वो लगातार इससे अपडेटेड रहे थे। संजय जी, जिस तरीके से आज आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दिया और भाजपा को ज्वाइन किया है, इसका क्या लगता है झारखंड की राजनीति पे इसका कुछ असर देखने को मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा असर नहीं भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि जेएमएम जो है अभी गठबंधन की सरकार जो है वो एक मजबूती के पक्ष के साथ अभी झारखंड में है। बीजेपी के पास अभी कम विधायक हैं और उन्हें अगर सरकार बनानी भी हो तो ज़्यादा 15 विधायक की और जरूरत पड़ेगी। तो क्या लगता है ऐसे में कुछ असर देखने को मिलेगा? अभी सरकार बनाने और बिगड़ने की बात नहीं है, लेकिन आरपीएन सिंह के जाने का क्या असर है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हम लोग झारखंड में बैठ करके जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की राजनीति में आरपीएन सिंह का महत्व तो रहा ही है और वो इसलिए था क्योंकि वो कांग्रेस के यहाँ पे प्रभारी थे, झारखंड कांग्रेस के, और झारखंड में जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो जब कभी इस तरीके का संकट गठबंधन दलों के बीच के बातचीत को लेकर के हो या समन्वय को लेकर के हो, उसको पूरा करने के लिए जो है आरपीएन सिंह, आप देख रही होंगे कि लगातार जो है सक्रिय रहते थे। जब भी बैठकें हुई तो बाकायदा मुख्यमंत्री के समकक्ष उनके कुर्सी लगा करके जो है उनको बैठाया जाता था। तो इससे तो आप समझ ही सकती हैं कि आरपीएन सिंह की क्या इम्पोर्टेंस रही है झारखंड की राजनीति में। और ऐसे समय में जब बतौर झारखंड प्रभारी रहते हुए अब वो भाजपा में चले गए हैं और अभी झारखंड कांग्रेस का जो प्रभारी का जो पद है वो काफ़ी रिक्त हो गया है, मतलब खाली है, तो उनकी चर्चा तो जरूरी ही है। और यहाँ पे झारखंड कांग्रेस के जो विधायक हैं, तो आज 2 विधायक जो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मिला करके 18 विधायक आज के डेट में झारखंड कांग्रेस के हैं, जो कि सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं। इनके समर्थन से सरकार चल रही है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकती हैं कि आरपीएन सिंह की क्या इम्पोर्टेंस रही है। अब जबकि यह पद खाली हो चुका है तो अब सारे लोगों का ध्यान यही है कि झारखंड कांग्रेस का प्रभारी कौन होगा, इसको लेकर के जो है बातचीत चल रही है। मोहन प्रकाश का एक नाम है जो कि हम लोग महीनों पहले जो द फॉलो अप के जो भी पाठक हैं हमारे या फिर जो दर्शक हैं उनको हम लोगों ने बताई थी इस खबर को कि आरपीएन की जो चर्चा चल रही थी लगातार कि आरपीएन जा सकते हैं बीजेपी में, तो मोहन प्रकाश का एक नाम जो है सबसे पहले मतलब अगर किसी का नाम चर्चा में है कि झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है तो उनका एक नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है। और अब अच्छा, एक ये भी कह सकते कि अब जो है नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं, बयान आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी, अंबा प्रसाद, सब लोग अपने अपने राय दे रहे हैं कि एक तरह से ये खुशी का माहौल है कि कोई घुसपैठिया कह रहा है, कोई जयचंद कह रहा है, तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। ऐसा कांग्रेसियों में क्या पहले से व्याप्त था ये मानसिकता कि कभी ना कभी आरपीएन सिंह जो है भाजपा ज्वाइन करेंगे? नहीं, ये सब मानसिकता की कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स में सारे लोग जो हैं इस तरीके से अपना अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि उनको कहाँ जाना है। जहाँ तक विचार की बात रही कि आपने किसी भी राजनीतिक विचार को लेकर के प्रतिबद्धता की अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई भी नेता जो है कितना अपने विचार के साथ खड़ा है,
तो वो अब सवाल रहा नहीं है। अब लोग दल बदल हमेशा करते रहे हैं, और चूंकि यूपी में चुनाव चल रहा है और चुनावी राजनीति में आरपीएन सिंह की मौजूदगी रही है, पहले भी वो चुनाव लड़े, सांसद बने, विधायक भी बने हैं, तो इस बार भी उनकी इच्छा ये रही है कि वहाँ पे वो चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में रह करके वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कांग्रेस में रह करके यूपी में कोई भी जो है चुनाव जीत करके जाने की, मतलब उनकी जो सोच है वो वहाँ पे सफल होने के लिए वो अपने आप को देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस में रह करके हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए जो ऑप्शन था, तो उन्होंने भाजपा का अपना रास्ता जो है चुना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के लोग या फिर बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए विचार कोई महत्व नहीं रखता है, या फिर वो जो कांग्रेस के हों या फिर भाजपा के हों या फिर सपा के हों या झामुमो के हों या फिर कोई भी अन्य दल के हों, लोग आते जाते रहते हैं दूसरे पार्टियों में। जी, तो ये झारखंड पर क्या, झारखंड की राजनीति पर क्या असर होगा आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने से, ये संजय जी ने हमें बता दिया। हमारे साथ सूरज हैं, क्योंकि ये यूपी चुनाव को लगातार देखते आते हैं और यूपी चुनाव के समीकरण को बहुत अच्छे से समझते हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं। सूरज, आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने से, अब क्योंकि आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से ही हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा? यानी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है या नहीं लगा है चुनाव से पहले? देखिए, जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कि यूपी चुनाव और आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में जाना, आज जब उनका भाषण हुआ पार्टी ज्वाइन करने के बाद, तो उन्होंने 10 से 12 बार यूपी का उल्लेख किया होगा। उन्होंने कहा कि अगले महीने यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि यूपी हिंदुस्तान का दिल है और देश की अगर प्रगति होनी है तो यूपी के जरिए होगी। तो निश्चित रूप से यूपी चुनाव के मद्देनजर ही उनको आनन फानन में पार्टी में शामिल कराया गया है। इसको इस तरह से समझिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो पंजाब के अलावा, पंजाब और हरियाणा के अलावा जो एक इलाका प्रभावित सबसे ज्यादा रहा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हाल में क्या हुआ कि योगी कैबिनेट के 3 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म कुमार सैनी और दारा सिंह, कई बीजेपी बाकी विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सबके जो आप इस्तीफा देखेंगे, उस इस्तीफे में जो जिक्र है वो पहला शब्द जो है वो है पिछड़ों को सम्मान नहीं मिला, वंचितों को सम्मान नहीं मिला, दलितों को सम्मान नहीं मिला। आरपीएन सिंह की जिस तरह से जो जाति भारत की सियासत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है और जिस पर चर्चा होती है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस समीकरण को ध्यान में रखती है, और यहाँ तक कि चुनाव कैंपेन कराने वाली जो कंपनीज हैं उनको भी हायर किया जाता है और वो भी इसी आधार पर सर्वे करती है। तो आप इस तरह से समझिए कि जब 3 बड़े नेता जो पिछड़ा वोट पर जिनका बहुत ज़्यादा पकड़ है वो चले जाते हैं, तो ये बात सामने आ रही है कि आरपीएन सिंह जो हैं वो कुशीनगर इलाके से आते हैं, पडरौना से वो विधायक रह चुके हैं, तो उनकी जो जाति है वो कुर्मी है। हालांकि उन्होंने आज तक राष्ट्रीय मंच पर कभी इस तरह से नहीं किया, और राष्ट्रीय मंच पर उनको यही जानते हैं लोग कि वो क्षत्रिय हैं। लेकिन अब जो ट्वीट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया में जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें उन्हें अब बताया जाने लगा है उनकी जाति को। तो आप जानिए कि जो समाजवादी पार्टी ने कल ही अपने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पडरौना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इस बात की पूरी संभावना है कि आरपीएन सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की काट के तौर पर, और एक पश्चिमी यूपी जो है खास तौर पर कुशीनगर का पूरा इलाका, तो इस इलाके के जितने भी विधानसभा क्षेत्र होंगे वहां पर एक क्या कहें प्रभाव और यहाँ के वोटरों को साधने की कोशिश आरपीएन के जरिए होगी। और जैसा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो जो हर नेता जब जाता है तो जो बात कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं 32 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहा, मैंने ईमानदारी और लगन से काम किया, लेकिन 32 साल पहले मैंने जिस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था वो पार्टी आज नहीं रह गई है, उसकी विचारधारा से वो पूरी तरह से भटक चुकी है। तो उन्होंने ये जो बात कही है, तो ये बहुत अहम है देखने वाली बात। तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा जो क्षेत्र है उसे कवर करने के इरादे से यूपी चुनाव के लिए खासतौर पर आरपीएन का और बीजेपी के लिए ये महत्व है। जी, थोड़ी बहुत झारखंड की भी चर्चा आपसे करते हैं। जिस तरह से बीजेपी में उनका स्वागत किया जा रहा है
और झारखंड से लगातार जो कुछ कांग्रेसी नेता हैं उनका बयान आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अच्छा है, कांग्रेस को छोड़ दिए, ऐसा इस तरह के बयान जो है सामने दिखने को आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्यों इस तरह से कहा ही क्यों जा रहा है कि ये खुशी की बात है कि उन्होंने भाजपा में ज्वाइन कर लिया है और गद्दारी करना उनका काम था, अब ये इसी चीज को उसमें भी जारी रखेंगे वो? देखिए 6-7 महीने आप पीछे जाएंगे तो एक बार यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ है आरपीएन सिंह गुट और यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस नेता है उनके गुट पे। उसमें फुरकान अंसारी का नाम बहुत उल्लेखनीय है कि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश है। आज जो सबसे पहले जो तल्ख टिप्पणी या प्रतिक्रिया आई वो अंबा प्रसाद की तरफ से आई। जो तल्ख टिप्पणी जिसको मैं कहूंगा कि अंबा प्रसाद ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि वो लगातार यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनको आगाह किया था और वो बात सच निकली कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण ट्वीट आया वो महागामा से विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, उनका ट्वीट आया। उन्होंने ये कहा कि आरपीएन सिंह केवल प्रभारी थे। जो एक बात जो चर्चा चली जिस तरह से कि आरपीएन सिंह चूंकि झारखंड की राजनीति में प्रभाव रखते हैं, 3 प्रदेश अध्यक्ष उनके समय में आए, बदले गए और उनको एक तरह से मतलब जो कहते हैं कम्युनिकेशन जो दोनों पार्टियों के बीच होता है उसके पुल के तौर पर जो देखा जाता था कि आप देखेंगे 2 साल के कार्यकाल के तौर पर मंच साझा वो कर रहे थे मुख्यमंत्री के साथ। तो ये जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस जो झारखंड की सरकार है उस पर संकट की बात हो रही थी। तो दीपिका पांडे सिंह ने ये कहा कि वो केवल प्रभारी थे, वो जनता से चुनकर नहीं आए हैं, जनता से चुनकर हम आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं और उन्होंने राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा था और उनके नाम पर जीत कर आए हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान जो है वो थोड़ा नपातुला है। जो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी भी नहीं थी, जब मीडिया में ये बातें आने लगी तब मुझे ये समझ आया, लेकिन उनका फैसला जो है वो गलत है क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और इसीलिए यहाँ पर जो विरोध के स्वर उठते हैं वो दिखते हैं क्योंकि हम उन आवाजों को दबाते नहीं हैं। तो अगर उनको कोई नाराजगी थी तो उन्हें शीर्ष हाईकमान के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी और सुलझाना चाहिए था, तो उनका फैसला गलत है। जहां तक बात जब उनसे पूछा गया कि इसकी झारखंड की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये चुनौतीपूर्ण होगा या झारखंड कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान वाली बात होगी। इसके अलावा जो फुरकान अंसारी हैं जो शुरुआत से ही हमलावर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गनीमत है कि ऐसा हुआ नहीं और बात जो है बाहर अब मैं जो कह रहा था वो निकल कर सामने आ गई। तो फुरकान अंसारी ने कह दिया है कि अभी भी समय है और अब जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है स्थिति झारखंड में सुधरेगी, क्योंकि जिनकी वजह से स्थितियां बिगड़ रही थी वो अब झारखंड से निकल चुके हैं। आज एक जेपीएससी पर पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि 25 तारीख को फैसला आना है, 25 तारीख तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस फैसले पर निर्णय आ गया है। यानी कि संशय बना हुआ था कि 28 तारीख से मुख्य परीक्षा आयोजित होगी या नहीं होगी, तो अब फैसला आ चुका है कि 28 तारीख से जो जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी थी वह स्थगित हो गई है। स्थगित होने से हमारे साथ शनि शारद हैं जेपीएससी पर, उनके पास काफ़ी डिटेल्स होता है और चूंकि उन्होंने वकील से बात भी की है, इसलिए जेपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है 28 से जो होने वाली थी वह स्थगित हो गई। पहले तो 2 याचिका पर कंफ्यूजन हो रहा था कि एक तो मॉडल क्वेश्चन वाला और दूसरा आरक्षण वाला। दोनों को क्लियर करते हुए एक बार दर्शकों को बता दें कि स्थगित जो हुई है परीक्षा वो किस तरीके से। बिल्कुल, देखिए एक तो बात क्लियर है कि 28 जनवरी से जो जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी थी, 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा होनी थी। रांची में कई जगह सेंटर भी बन चुके थे, ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी जो अभ्यर्थी हैं वह डाउनलोड कर चुके थे। लेकिन हाईकोर्ट में मामला था, कल एक मामले की सुनवाई हो रही थी आरक्षण वाले मामले को लेकर और जेपीएससी से कोर्ट ने जवाब मांगा था। आज कोर्ट में जेपीएससी की तरफ से जवाब देना था, लेकिन जेपीएससी ने जवाब न देकर कहा कि फिलहाल वह अपनी जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा उसे स्थगित जेपीएससी कर रहा है और 15 फरवरी तक का समय कोर्ट से मांगा गया है। इसीलिए अब जो परीक्षा 28 तारीख से होनी थी वह स्थगित हो गई है।
अब जो कन्फ्यूजन है, जिस कन्फ्यूजन में आप भी हैं और जिसको लेकर सवाल पूछ रही हैं, कि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई जो कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और कई लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा पर रोक लगा दी गई। दरअसल 7वीं जेपीएससी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कई मामले हैं और कई मामलों की सुनवाई चल रही है। फिलहाल जो 2 मामले की सुनवाई है जिस पर फैसला आना था आज 25 जनवरी को, ये एक मामला था कि मॉडल प्रश्न को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी कि 8 प्रश्न फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, एक में 6 और एक में 2 गलत हैं, और उस आधार पर कहा गया था कि भाई ऐसा अगर होगा तो कट ऑफ तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए इस परीक्षा पर रोक लगानी चाहिए, मुख्य परीक्षा पर। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर हम सबकी बात मानते चले कि क्या गलत है सही है, तो उस आधार पर परीक्षा पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन आरक्षण वाले मामले पर जो सुनवाई चल रही थी कल, जो बहुत लंबी सुनवाई चली, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से करीब 12 पेज का एक कहा जा सकता है कि ऑर्डर भी निकाला गया था, और उसमें जेपीएससी से जवाब मांगा गया था। आज जेपीएससी के तरफ से जवाब तो नहीं दिया गया। अगर जेपीएससी की तरफ से हो सकता है कि जवाब देता तो कोर्ट इस मामले पे स्टे लगाती, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। जेपीएससी के अधिवक्ता ने खुद जाकर कोर्ट में कहा है कि वह फिलहाल इस परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं, और 15 फरवरी तक का उन्होंने समय मांगा है। अब 15 फरवरी तक क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या परीक्षा फिर से होगी, क्या रिजल्ट जो है संशोधित रिजल्ट फिर से जारी होगा। लेकिन अभी जो छात्र इसकी लड़ाई लड़ रहे थे वह इसे अपनी पहली जीत और पहली सीढ़ी मान रहे हैं जीत की ओर बढ़ते हुए, और यही वजह है कि आज होली और दिवाली दोनों एक साथ छात्रों ने मनाया। छात्रों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाया। तो अब कहा जा सकता है कि जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे यह कहकर कि 7वीं जेपीएससी की परीक्षा में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, सीरियल नंबर से लोग पास हुए हैं, कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन भी आउट हुआ है, कई लोग बोलते हैं कि इसमें पैसे लेकर, ये छात्रों का आरोप है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो तमाम तरह की बातें निकलकर अब तक सामने आती रही, और अब जब कोर्ट में जेपीएससी ने खुद कबूला है कि हाँ आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, और इससे पहले भी जेपीएससी इस बात को कबूल चुकी है कि हाँ भाई 49 लोग जो है गलती से पास हो गए थे, उनका OMR सीट नहीं मिला है। अब देखिए कि अब वो 49 भी कोर्ट जा सकते हैं। अगर OMR सीट नहीं है तो उसमें तो छात्र की कोई गलती नहीं है, और हो सकता है कि 49 में कोई अभ्यर्थी पास भी कर जाते। तो कई मामले तो गए हैं, कई मामले जाने हैं अभी कोर्ट में। तो इसलिए बहुत विवादित परीक्षा हो चुका है, और सरकार की, आयोग की बहुत किरकिरी हो रही है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ फैसला सरकार लेती है, क्या कुछ। अब तो सरकार कहती है कि स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन जब मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बयान देते हैं तो बोलते हैं कि भाई जेपीएससी परीक्षा का वही लोग विरोध कर रहा है जो बाहरी है, जो मनुवादी है, क्योंकि पहली बार इसमें गरीब आदिवासी का बेटा पास किया है। लेकिन कोर्ट मानता है कि भाई सब चीज़ नियम से चलता है। अगर गरीब, आदिवासी और उसी आधार पर परीक्षा में पास करना है तो वो एक नियम बना दीजिए। और यही वजह है कि कोर्ट ने ऐसा कहा, पूछा, और जेपीएससी मजबूर हो गई यह बात बोलने के लिए कि परीक्षा भाई स्थगित कर रहे हैं। अब क्या जेपीएससी की तरफ से जवाब आता है, लेकिन स्थगित करना इतना तो बताता है कि जो आरक्षण का नियम है वो लागू इसमें नहीं हुआ है। दरअसल आरक्षण वाला जो पूरा मसला ये था कि किसी भी सिविल सेवा के पीटी परीक्षा में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होता है। मतलब आरक्षण का जो नियम है वो होता है कि भाई आपका जितना सीट है, जैसे इसमें 252 सीट है, तो इसका 15 गुना रिजल्ट जारी करना है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप SC, ST, OBC को आरक्षण देना चाहते हैं तो कटअप के हिसाब से, उस हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा में हुआ यह कि अब जो रिजर्वेशन कैटेगरी का स्टूडेंट था वह जनरल कैटेगरी के मार्क्स लाकर वह जनरल कैटेगरी में पास कर गया। तो इससे हुआ ये कि करीब 1200 स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए, और यही वजह है कि मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब कोर्ट के सामने जेपीएससी को यह कबूलना पड़ा। सीधा कोर्ट के में जो जस्टिस है उन्होंने पूछा कि भाई आपने आरक्षण का नियम इसमें लागू किया है या नहीं, सिर्फ एक लाइन में ये बता दीजिए। तो एक लाइन में तो बताया नहीं गया, समय मांगा गया है, क्योंकि बताते तो उनकी गलती कबूली जाती। तो आरक्षण चूंकि इसमें लागू किया गया है, जबकि जो अधिवक्ता हैं अमृतांश वत्स, इस मामले के जो याचिका करता है उनके तरफ से, उन्होंने कहा कि 4 महीना पहले वही इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे कि
महामहिम जो ये जेपीएससी का जो पीटी का एग्जाम होता है सिविल सर्विस में, इसमें रिजर्वेशन को लागू कीजिए, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तो उसी कोर्ट में इस बात को कैसे स्वीकारा जाएगा कि भाई रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया पीटी में। और यही वजह है कि जो जस्टिस हैं वो पूरी तरह से क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, वो इस मामले को लेकर हैं। और यही वजह है कि तल्ख लहजे में उन्होंने जेपीएससी से पूछा था और जेपीएससी के अधिवक्ताओं अधिकारियों की तरफ से जवाब देते नहीं बना। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कल देर रात तक इस मामले को लेकर जेपीएससी के अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई थी कि आखिर क्या जवाब दिया जाए। तो जवाब यही दिया गया कि 15 फरवरी तक समय दिया जाए। चलिए, तो ये जेपीएससी का जो भी मामला था उसे पूरी तरह से सनी सारद ने क्लियर कर दिया। अच्छा, क्योंकि आज दो ही मुख्य खबरें हमने उठाई है, एक तो आरपीएन सिंह और दूसरा जेपीएससी। बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहूंगी कि आरपीएन सिंह जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया है और कल ही उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था कांग्रेस का, किस तरह से झारखंड से, चूंकि वो प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हम क्या देखें, जो कांग्रेस के नेता हैं वो उसे इस हिसाब से देख रहे हैं कि अभी मुझे एक फ़ोन आया था कांग्रेस का नेता का कि अगर आप लालपुर इलाके में हैं तो आइए, हम लोग शंकर भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कि जो बहुत बड़ा संकट था कांग्रेस पे वो टल गया। तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान है। तो दरअसल जो लोग परिवार का हिस्सा नहीं रहते वो दूसरे परिवार में चले जाते हैं, तो उसके बाद छींटाकशी इसी तरह शुरू हो जाती है, बुराइयां शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे सहयोगी आज संजय ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, बहुत करीबी माने जाते हैं आरपीएन सिंह के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़ा निराश होकर कहा कि उनकी नज़र में तो ये गलत है, लेकिन सबको अपना अधिकार है निर्णय लेने का। लेकिन जिस व्यक्ति पर हजारों लाखों लोग निर्भर करते हों, आरपीएन सिंह चूंकि झारखंड के प्रभारी रहे हैं, मंत्री से भी जब फोन पर बात करते थे तो मंत्री को भी झुककर उनसे बात करना पड़ता था, मतलब मंत्री को वो निर्देश देते थे। अब वैसा व्यक्ति अगर खुद मैदान छोड़ के भाग जाए किसी और पार्टी में तो सवाल तो खड़ा होगा। और अंबा प्रसाद, जैसा कि सूरज भी बता रहे थे, बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक हैं, और उन्होंने जो ट्वीट किया है, उनके ट्वीट में देखिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने की साजिश वो रच रहे थे पिछले एक साल से। तो इसका मतलब है, हो सकता है अंबा प्रसाद से उन्होंने बात की होगी। अब तो ये अंबा प्रसाद से बात करने पर पता चलेगा। अब दीपिका पांडे जो ट्वीट की हैं और वो उन्होंने कहा है कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सरकार अस्थिर हो जाएगा आरपीएन सिंह के चले जाने से, तो आरपीएन सिंह के भरोसे हमें वोट नहीं मिला है, बल्कि राहुल गांधी के नाम पर और कांग्रेस के हाथ छाप को देखकर या फिर उनका जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर वोट दिया। तो इसलिए आरपीएन के जाने पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन माना यही जा रहा है, चूंकि कांग्रेस के जो सेंट्रल टीम के हिस्से थे आरपीएन सिंह, उसके सिंगल विंडो सिस्टम जो मुख्य यहाँ के पार्टी गठबंधन की थी सरकार, उसमें वही बातचीत का एक जरिया थे और उन्हीं के जरिए पूरी बातचीत होती थी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हमेशा अपनी बगल वाली सीट में उन्हें सीट देते थे। अभी जो मजबूत स्तंभ थे कांग्रेस के, और इस सरकार में भी उनका अहम योगदान था। वो चुनाव से पहले गठबंधन बनाने से लेकर अभी तक सरकार चलाने में भी, कि जब अभी आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की महिला विधायक नाराज थी और मुखर होकर वो लोग बोल रही थी कि भाई यहाँ पर ना अधिकारी सुनता है ना कर्मचारी सुनता है, तो हम लग ही नहीं रहा है कि हम सरकार में शामिल पार्टी के विधायक हैं। तो उस समय भी जो ये समस्या का समाधान निकाला था, आरपीएन सिंह नहीं निकाला था। लेकिन अभी जिस तरह से अंबा प्रसाद का बयान आ रहा है, लग रहा है कि वो भी अपने साथ इन लोग को ले जाना चाह रहे थे। तो अब क्या है, ये तो बात अब चूंकि विस्तृत रूप से खुलेगी तो निकलकर सामने आएगी। लेकिन इशारों में तो इन कांग्रेस के ही विधायकों ने बहुत कुछ कह दिया है। इरफान अंसारी के पिताजी फुरकान अंसारी लगातार कहते रहे हैं, अभी भी उन्होंने प्रेस बयान जारी करके कहा है कि भाई हम तो पहले से बोलते रहे थे। सुबोध कांत साहब जो रांची से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वे भी लगातार बोलते रहे हैं इशारों में आरपीएन सिंह के खिलाफ। तो आरपीएन सिंह के जाने से यही वजह है कि झारखंड बीजेपी के नेता बहुत खुश हैं। आप देखिए कि संजय सेठ से लेकर सीपी सिंह और तमाम जितने नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो है कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान जो है वो जारी है। और आरपीएन सिंह के बाद तो लग रहा है कि कांग्रेस साफ हो जाएगी जी। तो इस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये चर्चा पहले से होती, अंदरूनी उनकी चर्चा कहीं ना कहीं रहती थी कि आरपीएन सिंह के रहने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और आज जब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुशी मना रहे हैं।
कुछ कहना चाहते हैं सुरेश? एक कोल्हान का मामला था जिस पे अपडेट देना जरूरी था कि जिस तरह से रविवार को हंगामा हुआ, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए, थाना प्रभारी घायल हुए चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लादूबासे गांव के ग्रामीणों ने। तो वहां पर अलग कोल्हान देश की जो मांग चल रही है उसको लेकर एक अपडेट है कि अब तक मामले में जो हिंसा भड़की थी वहां पर 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक सीआरपीएफ का जवान भी गिरफ्तार हुआ है, अजय पांड्या नाम है। उसने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट जो उन्होंने अपना एक कह लें कि एक जो बनाया हुआ है उन्होंने खुद से, उसका जो उत्तराधिकारी होने का दावा करता है आनंद चातर, उसने उस सीआरपीएफ जवान को ये प्रलोभन दिया था कि आपको जो यहाँ पर जो रक्षा बल बन रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण अहम पद दिया जाएगा और आपको प्रतिमाह 1 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। जैसा कि जानकारी है वहां पर तकरीबन 30,000 पुलिस बल की बहाली की जा रही थी और 10,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही थी, जिसमें हो, मुंडारी ऐसे भाषाओं के शिक्षकों की बहाली थी। अब जो वहाँ के एसडीपीओ हैं वो ये कह रहे हैं, दिलीप खलको नाम है उनका, वो ये कह रहे हैं सामने आकर कि हमें ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं तो हम कार्रवाई करते। पर जो खुलासे हो रहे हैं और जो जानकारी सामने आई है उससे उनका जो ये दावा है बहुत झूठा साबित होता है, क्योंकि जो अभी जिसका नाम हम लोगों ने बताया कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के जो उत्तराधिकारी या खेवड़दार होने का दावा करते हैं आनंद चातर, उन्होंने 17 फरवरी 2021 को यानी पिछले साल की शुरुआत में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन लोगों ने ये उल्लेख किया था कि हम लोग 9 अगस्त 2020 से ही वहां पर बहाली कर रहे हैं युवाओं को, इलाके के युवा जो हैं उसको रोजगार दे रहे हैं। किस आधार पर? कि जो विल्किंसन रूल है 1837 का, जो सर थॉमस विल्किंसन ने बनाया था कि वहां का जो अधिकार है वो मुंडा और मानकी को दिया गया था, और वो लोग मानते थे कि वो लोग आज भी यही मानते हैं कि उसके आधार पर ही उनका शासन चले। उस आधार पर वहां पर नियुक्ति की जा रही थी। तो ये जो पत्र शिक्षा मंत्रालय को लिखा गया था, ये पत्र बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के राज्यपाल दोनों को फॉरवर्ड किया गया। इसका मतलब ये जानकारी झारखंड के शीर्ष नेतृत्व को थी, शीर्ष प्रशासन को था। इसके बावजूद ये इतनी बड़ी घटना घटती है कि दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल होते हैं, कई की स्थिति गंभीर है, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है हरवे हथियार के साथ थाना को घेर लेते हैं, हमला करते हैं, आगजनी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है और जो अलगाववाद का एक जो कह लें चिंगारी जो भड़क रही है उसको सरकार ने समझने में या उसको सही समय पर उसको नियंत्रित कर लेने में नाकाम रही है। उससे अभी तक तो यही लग रहा है। फिलहाल जानकारी यही है कि 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो खुद को खेवड़दार या उत्तराधिकारी कहते हैं आनंद चातर, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल वहां स्थिति जो है नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है। और जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने लादूबासा गांव और जो मुफस्सिल थाना है वहां पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है सोमवार की शाम को, और अब भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। यही जानकारी। तो ये आज झारखंड की कुछ बड़ी अपडेट्स, बड़ी खबरें, कुछ कहना जी। अब बता दें कि कल गणतंत्र दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंच गए हैं, वो वहां झंडोत्तोलन करेंगे। रांची में राज्यपाल रमेश बैस जो है रांची के मुराबादी मैदान में, यहाँ वो झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस है, आप सभी इसे बहुत उल्लास के साथ मनाइए। कोरोना में सुरक्षित रहना है। मौसम भी जो है अब धीरे धीरे साफ हो चुका है। कल भी मौसम जो है 26 तारीख को साफ ही रहने वाला है जी। 26 जनवरी पे और कुछ रांची से कुछ अपडेट्स हैं क्या? देखिए, जिस तरह से होता है आमतौर पर परंपरागत जो कि झांकियां निकलती हैं अलग अलग विभागों की, इसके अलावा जो अलग अलग संगठन होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनकी झांकियां निकलती हैं, कुछ झांकियां स्कूलों की तरफ से भी। तो उस तरह की झांकियां जो है मोरहाबादी मैदान में कल निकलेंगी, जहां रमेश बैस जो है झंडोत्तोलन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है वो दुमका पहुंच चुके हैं, उपराजधानी है, और जिस तरह की परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री हमेशा गणतंत्र दिवस पर वहां झंडोत्तोलन करते हैं, तो उसके लिए वो वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो जिला मुख्यालय है वहां उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वो झंडोत्तोलन करें। इसके अलावा जितने मंत्री हैं कैबिनेट में, वो जो मंत्री हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में झंडोत्तोलन करेंगे।
यहाँ जो झांकी का चूंकि जिक्र हुआ, अभी हम लोग गए थे मोराबादी तो वहाँ कवर करके आए। कई विभागों के तरफ से अलग अलग तरह की झांकियाँ बनाई गई है। हम लोग जो झांकी कभी कवर करके आए, एक ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से झांकी बनाई गई है और वो जो JSLPS जो महिला समूह पर काम करता है और उसे किस तरह से समृद्ध बना रहा है, उनका एक थीम है कि भाई यहाँ पर जो हड़िया दारू बेचने वाली सड़क किनारे महिला है वह JSLPS से जुड़कर कैसे सशक्त हो रही है, उसकी एक बहुत खूबसूरत झांकी है जो कल आप देखेंगे। अभी हम करके आए वो दिखाएंगे द फॉलो अप के जरिए। इसके अलावा ये वन विभाग की तरफ से झांकी है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक सर्वे आया है जिसमें यह बताया गया है कि झारखंड में वन का जो क्षेत्र है वह बढ़ा है, करीब 29% के आसपास 29.4% वन क्षेत्र है। ये पहले की तुलना में बढ़ा है कुछ वन क्षेत्र, जो आंकड़ा है सर्वे का उसके अनुसार। तो जो वन विभाग की तरफ से जो झांकी बनाई गई है उसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि भाई वन रहने से क्या फायदा है और नहीं रहने से क्या नुकसान है। शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत खूबसूरत झांकी बनाई गई है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें बहुत बड़ी बड़ी ट्रक पर वो लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत खूबसूरत झांकी बनाई गई है और उसमें यह दिखाया गया है कि भाई कोरोना से हम लोग कैसे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से जो झांकी बनाई गई है उसमें दिखाया गया है कि कैसे गांव घर तक पानी जो है पीने का पहुंचाया जा रहा है, वह चाहे टंकी के माध्यम से हो, नल के माध्यम से हो, कुआं के माध्यम से हो। बड़ी अच्छी झांकी जो है बनाई गई है। तो तमाम झांकी की झलकियां जो है आप द फॉलो अप पर भी आप देख सकते हैं और फॉलो अप पर साथ ही झांकी बनाने वाले जो कलाकार हैं वो ये एक बड़ी खबर आ रही है। अब संजय से अपडेट ले लीजिए जी। अविनाश रानी, एक बड़ी खबर आ रही है और दर्शकों से माफी चाहते हुए पहले इसको हम लोग बता दे रहे हैं कि अविनाश पांडे को जो है झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। अपडेट आ भी गई जी, बिल्कुल, जिसकी बातचीत हम लोग कर रहे थे कि पवन खेड़ा और मनोज प्रकाश की बातचीत जो चल रही थी, लेकिन इन खबरों की जो चर्चा थी उसके बीच अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। इसको लेकर के अधिसूचना भी जो है जारी कर दिया गया है और झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी के तौर पे अब हम लोग अविनाश पांडे का नाम जानेंगे, क्योंकि इसको लेकर के जो है अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर है जो कि दर्शकों को बता देना चाहिए था और हम लोग यह बता रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। क्योंकि यह सवाल उठ रहा था कि जिस प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है और वहां का अगर प्रभारी किसी पार्टी में शामिल हो जा रहा है तो एक बहुत बड़ा जो गैप क्रिएट हो जाता है प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, तो उसको भरना काफ़ी महत्वपूर्ण था और ज़रूरी भी था। यही वजह है कि जब सुबह में RPN सिंह ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो देर शाम तक ही जो है कांग्रेस पार्टी ने सक्रियता दिखाते हुए जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और अविनाश पांडे को जो है झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है। अविनाश पांडे कौन है, इसको लेकर के हम लोग अब पता करेंगे कि अविनाश पांडे कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सब जब जानकारी हम लोगों के पास आएगी तो हम अपने दर्शकों को जो है, अपने पाठकों को जो है उससे जो है अपडेट कराएंगे। फिलहाल जो जानकारी है अब तक की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि RPNC की जगह जो है अब अविनाश पांडे ने लिया है और वो झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी के तौर पे जो है वो काम करेंगे। तो बहुत जल्दी सक्रियता दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला ले लिया है कि अविनाश पांडे जो हैं झारखंड के नए कांग्रेस प्रभारी के रूप में नियुक्त हो गए हैं। हमारे साथ पांडे जी जो हैं बन गए हैं, उनसे अब क्योंकि RPN सिंह की बात हो रही है, झारखंड कांग्रेस प्रभारी की बात हो रही है और पांडे जी से हम बात ना करें तो ये थोड़ी बहुत दर्शकों के साथ कह सकती हूँ कि जागती हो जाएगी, क्योंकि पांडे जी जो है अच्छे से समझते हैं पूरी झारखंड की राजनीति को और RPN सिंह से कई बार आपने फॉलो अप में इंटरव्यू देखा होगा। RPN सिंह के साथ आप पांडे जी जो है कई बार बात कर चुके हैं, कई बार उनके RPN सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं पांडे जी? क्योंकि आप कई बार उनसे मिलने गए हैं, बहुत बार आप कई बार उनका इंटरव्यू कर चुके हैं और उस वक्त जो बातें होती थी आज उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये सबको पता था, आधिकारिक पुष्टि आज हो गई। बस ये कहिए, यहाँ के तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो इस बात को जानते थे
कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानते थे कि ये होने वाला है। और कई मोर्चों पर आरपीएन जब गुस्साते थे, मतलब किसी काम को लेकर, तो भी वो बात बात में कहते थे कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो जाएंगे हम। तो वो चले गए आज आखिरकार। लेकिन जिस तरीके से जाने के बाद कांग्रेस के यहाँ के विधायकों ने या यूं कहे कार्यकर्ताओं ने रिएक्शन दिया है, वो हैरत अंगेज है। आपको याद है सबसे पहले बड़का गांव की विधायिका ने कह दिया कि भाई सरकार को अपदस्थ करने की योजना इन्होंने ही रची थी। उसके बाद फिर जो इरफान अंसारी हैं वो कहे कि यहाँ से खाली पैसा उठाने का काम करते हैं, यहाँ से पेटी लेके जाते थे। तो उस पर कई आरोप लगे। लेकिन अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो कांग्रेस के प्रभारी के नाते, झारखंड प्रभारी के नाते अब तक के सबसे सफल रहे हैं। ठीक है। और जो ये कह लीजिए कि जो उनका जाना, जाहिर सी बात है आरपीएन सिंह साहब जो हैं वो चूंकि यूपी से थे और पूरा जो कांग्रेस का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वो भी यूपी के, तो एक ज़्यादा घनिष्ठता हो ही जाती है अपने क्षेत्र के। नहीं तो ऐसे कई एक सांसद है जो तमिलनाडु केरल में है, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एक क्लोजनेस तो था। आरपीएन पे राहुल गांधी विश्वास करते थे और कांग्रेस में चुनाव से पहले आए थे। मेहनत क्या रही हो नहीं रही हो, लेकिन जिस तरीके से पार्टी सत्ता में आई और इतनी बार इतने विधायक आए, तो उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, ये सही में सब कुछ मतलब अचंभा करने वाला तो नहीं, क्योंकि हर कोई चर्चा कर रहा था, दबी जुबान से ही कर रहा था। लेकिन अब जो नए प्रभारी बने हैं वैसे किसका अच्छा कनेक्शन है। और दूसरी बात, कांग्रेस के इस कदम को किस रूप में देखा जाए। कांग्रेस अब चाह रही है कि वहां अपर कास्ट की राजनीति थोड़ा हो, भले ही उसके लिए पार्टी लूज कर दे। आप देखिए प्रभारी जो अभी बनाए गए, वो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए, वो तो ये तमाम चीज़ें जो कांग्रेस के, जो पहले कांग्रेस अभी यूपी में कह भी रही है हर जगह कि जब तक हमको ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, हम सत्ता में थे, हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन हम फिर चाहते हैं कि हमारे हमको आशीर्वाद दे। यानी क्या है, वहाँ की राजनीति कर रहे हैं अगर यूपी की, लेकिन वो संदेश पूरे राज्य में या पूरे देश में ये देना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से अब फिर से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में है। जो जो उसके पॉलिसी में चेंज होगा, पॉलिसी में दिखेगा भी चेंज। जो खास उन पे बीजेपी आरोप लगाते रही कि नहीं किसी खास वर्ग के लिए सिर्फ कांग्रेस आगे आती है, उस छवि को भी अब कांग्रेस धीरे धीरे साइडलाइन करना चाहती है और उस छवि से अपने आप को बाहर लेकर आना चाहती है। तो पांडे जी का कहना है कि पहले से ये तय था दबी जुबान से, लेकिन आज जो है वो इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई। अब चूंकि काफ़ी लंबा सेशन हो गया, आपने सबों से सुन लिया है कि झारखंड पर क्या असर पड़ेगा आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने का और जेपीएससी पर क्या फैसला आया। ये जो दो अहम आज के समाचार थे उस पर हमने गहरी चर्चा कर ली है और गहरा विश्लेषण भी हुआ है। इस पर तमाम जानकारियां आपको मिल गई है। कल गणतंत्र दिवस है, आप सभी इसे उल्लास से मनाइए, बहुत खुशी से मनाइए। द फॉलोअप की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।